हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एसेंट्रिक मोमेंट कनेक्शन में ब्रैकेट कनेक्शन टाइप 1 वेल्डेड टाइप में। बोल्टेड टाइप हम देख चुके हैं एंड वेल्डेड टाइप 2 भी देखेंगे ब्रैकेट कनेक्शन का। सो लेट्स बिगिन। सो टाइप 1 कनेक्शन में जैसे कि अगर ये एक कॉलम का सेक्शन है तो कॉलम के फ्लैंज से एक गजेट प्लेट कनेक्टेड होता है दोनों साइड से और उस पर लोड पी अप्लाई किया जाता है। अगर हम लोग इसको टॉप व्यू से देखें मतलब ऊपर से ऐसे तो कुछ ऐसा दिखेगा जो मैं बाजू में बना रहा हूँ। ये मान लेते हैं हमारा कॉलम का आई सेक्शन है, इसके फ्लैंज से एक ग्रीन कलर के गजेट प्लेट कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे दोनों साइड में, और ये इसके सेंटर पे पी लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक साइड के लिए देखेंगे तो एक साइड पे P/2 मतलब यहाँ और यहाँ पे P/2 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। इसमें हम लोग बोल्टेड कनेक्शन में हम लोग क्या करते थे, एक ऐसे सिंगल लेके दो बोल्ट लाइन या जितना भी बोल्ट लाइन हमको देना है उसके हिसाब से हम लोग बोल्टेड बोल्ट्स दे देते थे, ठीक है। अकॉर्डिंगली जो ये वाला बोल्ट होता था वो क्रिटिकल बोल्ट होता था, फिर सबसे आर डिस्टेंस निकालते थे, फिर F1 और F2 कैलकुलेट करते थे, जहाँ पे F1 होता था क्या P बाय नंबर ऑफ बोल्ट्स और F2 क्या होता था PE नॉट R n upon summation R square, where R is the radial distance from the centroid of the bolt group, ठीक है सबका, और आर एन क्या होता था क्रिटिकल बोल्ट का डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से निकालने के बाद हम लोग रिजल्टेड निकाल लेते थे, F1 होता था F2 होता था। सिमिलरली वेल्डेड कनेक्शन में हम क्या करते हैं, ऐसा बोल्टिंग नहीं करते हैं, हम उसके बदले में वेल्ड प्रोवाइड कर देते हैं उसके आजू बाजू में, ठीक है। तो एक सेकेंड ड्रॉ कर रहा हूँ सर। अगर हमारा ये ऐसा कॉलम फ्लैंज है, इस पर एक गजेट प्लेट कनेक्ट हुआ है इस प्रकार से, ये पी लोड लग रहा है ना, तो उसको अगर मैं ऐसा वेल्ड कर दूँ इधर से, ये वेल्डेड टाइप ऑफ कनेक्शन हो जाएगा। इसमें दो टाइप का फोर्स आएगा, एक तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस जनरेट होगा डायरेक्ट वो लोड के कारण, और दूसरा इस वेल्ड ग्रुप का कुछ सेंट्रॉइड होगा, मान लेते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं आएगा क्योंकि हम चारों साइड से वेल्ड नहीं किए हैं ना, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका पी लोड से जो डिस्टेंस होगा वो ई नॉट होगा, तो इसके कारण एक टॉर्शनल फोर्स आएगा, तो उसके कारण एक स्ट्रेस आएगा। तो दो प्रकार का स्ट्रेस आएगा, Q1 ड्यू टू डायरेक्ट लोड एंड Q2 ड्यू टू टॉर्शन या मोमेंट जो जनरेट होगा एसेंट्रिसिटी ई नॉट के कारण, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको नीचे की तरफ। ब्रैकेट टाइप 1 है ना, जैसे अभी मेंशन किया कि इसमें दो टाइप के फोर्सेस सब्जेक्टेड होता है, एक तो डायरेक्ट शियर या डायरेक्ट फोर्स और एक टॉर्शन है ना। कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द वेल्ड्स आर एज्यूम्ड टू बी लोकेटेड एट द एजेस वेयर द फिलेट वेल्ड्स आर प्लेस्ड rather than at the center of their respective throat, ठीक है। थ्रोट के बीच में नहीं, उसके एंड पे ही लेते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ये मेरा फिलेट वेल्ड है ग्रीन कलर से जिसको मैंने डिनोट किया है, वो इसको जूम करके यहाँ पे बनाया है, और ये उसका थ्रोट थिकनेस TT है, तो इसके सेंटर पे नहीं, इसके बॉटम पे ही हम लोग लेते हैं जब हम लोग यहाँ से RN कैलकुलेट करते हैं, तो ठीक है। के नीचे डायग्राम में स्पष्ट करता हूँ इसको ऐसे, ठीक है। R का कैलकुलेशन जो होता है यहाँ से डायरेक्ट बॉटम ऑफ द वेल्ड तक लिया जाता है, ठीक है। कहाँ से, सेंट्रॉइड ऑफ द वेल्ड ग्रुप से, जैसे इसका सेंट्रॉइड कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ से ये वाला R होगा और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम बोलेंगे थीटा, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, एज द थ्रोट डायमेंशंस आर स्मॉलर द assumption हैज़ नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द साइज ऑफ द वेल्ड डिटरमाइन, ठीक है। ठीक, थ्रोट का डायमेंशन स्मॉलर है इसलिए इसके कारण कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद Q1 और Q2 जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट शियर कैसे आएगा, जो आपका टोटल लोड आ रहा है डिवाइडेड बाय टोटल वेल्डेड एरिया, इफेक्टिव एरिया ऑफ द वेल्ड आई मीन, ठीक है। P/2A+D इंटू TT, मतलब अगर यहाँ पे मेरा वेल्डिंग हुआ है कहाँ, ये A लेंथ, ये D लेंथ और ये फिर A लेंथ, तो A इंटू थ्रॉट थिकनेस, D इंटू थ्रॉट थिकनेस और फिर से A इंटू थ्रॉट थिकनेस, ये क्या होगा इफेक्टिव वेल्ड लेंथ, ठीक है। इसको P से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाए,
सॉरी थ्रॉट थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इफेक्टिव वेल्ड एरिया आ जाएगा, उसको पी को उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका डायरेक्ट शियर स्ट्रेस पी अपॉन इफेक्टिव एरिया ऑफ द वेल्ड। सेकेंड हम लोग का क्या आता है, Q2 निकालना है। ये तो Q1 था, अभी Q2 निकलेगा T बाय आई पी इज इक्वल्स टू Q बाय आर। ठीक है, T क्या है, टॉर्क या P इंटू ई नॉट है ना, मोमेंट के फॉर्म में अगर बोलो तो। Q क्या है आपका शियर स्ट्रेस, या सॉरी स्ट्रेस ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट, सॉरी स्ट्रेस ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट Q है, T है P इंटू ई नॉट या टॉर्क या मोमेंट, I पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और राइट, R है रेडियल डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो Q2 की वैल्यू आएगी टी आर अपॉन आई पी, जहाँ पे T मैंने बताया अभी P इंटू ई नॉट है, R क्या है क्रिटिकल वेल्ड से डिस्टेंस। ठीक है, रेडियल डिस्टेंस क्रिटिकल वेल्ड से, तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा Q2 आई पी है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम लिखते हैं आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ठीक है, ठीक, तो एक बार हम डायग्राम में फिर से देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दिखता है हमारा वेल्डेड ब्रैकेट टाइप ऑफ कनेक्शन 1। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। ठीक, ये एसेंट्रिसिटी होता है, ये लोड अप्लाइड हो जाता है, उसके बाद फिर हम लोग आर और थीटा कैलकुलेट करते हैं। आर जो होता है सेंट्रॉइड से आपका आउटर मोस्ट वेल्ड तक का डिस्टेंस होता है। अच्छा, कई बार हमारा वेल्ड हल्का सा यहाँ से 2s डिस्टेंस इधर और 2s डिस्टेंस इधर भी निकला रहता है। ठीक है, तो उसको हम नहीं लेते हैं, हम कॉर्नर पे ही लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से डायरेक्ट ये कॉर्नर तक का ही डिस्टेंस होगा। ठीक है, ठीक, और थीटा तो आपको पता ही है कि थीटा इसके बेस के साथ जो इसका एंगल बन रहा होगा वो थीटा होता है, इसके हिसाब से हम कॉस थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब हमको Q1 और Q2 पता चल जाता है तो हम क्या निकालते हैं, Q रिजल्टेंट क्या होता था पहले में, जैसे हम बोल्टेड में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा होता था, वैसे यहाँ पे QR इज इक्वल टू Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2 कॉस थीटा। ठीक है, ये हमेशा लेस देन होना चाहिए आपका वेल्ड के स्ट्रेंथ से, जो कि होता है FWD, जो कि होता है FWD होता है दैट इज इक्वल्स टू FU अपॉन √3 गामा MW। ठीक है, ये इससे हमेशा कम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो जो मैंने बताया आई पी इज इक्वल्स टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई होता है, FWD डिजायर सीयर स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड, FU अपॉन √3 गामा MW। ठीक है, तो चलो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर फिर से देखना हो तो वीडियो पॉज कर करके इसका नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन फॉर अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है क्या, अ ब्रैकेट प्लेट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफर द एंड रिएक्शन ऑफ अ बीम टू कॉलम फ्लैंज एज शोन इन फिगर आपको दिखा रहा हूँ अभी। द ब्रैकेट प्लेट इज कनेक्टेड टू द कॉलम फ्लैंज बाय 6 mm फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड का साइज़ दे दिया है, S इज इक्वल टू 6 mm, मतलब हम लोग थ्रॉट थिकनेस निकाल लेंगे 0.7 इंटू एस करके, क्योंकि 90 डिग्री वर्ल्ड के लिए हम लोग का S का K का वैल्यू जो होता है वो 0.7 होता है ना। थ्रॉट थिकनेस TT इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ S होता है, S दिया हुआ है 6 mm। ठीक है, कंप्यूट द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी प्लेस्ड और अ ब्रैकेट प्लेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 mm फ्रॉम द फ्लैंज ऑफ द कॉलम सेक्शन। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरा कॉलम सेक्शन है जिसका ISH जो कि ISH भी 300 है, उसके फ्लैंज से 75 mm पे P लोड अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसका हम लोग को मैक्सिमम P की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये P सेंटर पे अप्लाई हो रहा है ना, मतलब अगर एक साइड पे लिखूँगा तो P/2 होगा, इस साइड पे कितना होगा P/2, या फिर अगर P मेरा यहाँ पे बीच में अप्लाई हो रहा है तो टोटल लोड ये 2P ही कैरी कर पाएगा, याद रखना। ठीक है, अगर ये वाला P लोड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है इसके हिसाब से, तो सेंटर पे 2P लोड ये कैरी कर सकता है, क्योंकि दोनों साइड लगे रहते हैं ना गैजेट में। ठीक है, सबसे पहला कैलकुलेशन होगा हम लोग का क्या, इसका सेंट्रॉयड निकाल लेना। ठीक है, सेंट्रॉयड निकाल लेंगे हम लोग इसका वेल्ड ग्रुप का, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग को टोटल एसेंट्रिसिटी पता चल जाएगा, ये वाला डिस्टेंस जिसको E0 बोलेंगे, उसके हिसाब से हम लोग Q1 Q2 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो थ्रॉट थिकनेस हम निकाल लिए K/S करके, है ना, 4.2 आ गया, है ना। इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस इज इक्वल टू K/S, K इज इक्वल टू 90 डिग्री फिलेट वेल्ड के लिए कितना होता है, 0.7 होता है, उसके बाद फिर कम होते जाता है ना 0.7, फिर उसके बाद और बढ़ता है, 90 डिग्री के बाद 100 तक का जाता है, तो 106 तक का जाता है।
114 फिर 120 ऐसे करके, तो 0.7 फिर 0.65 फिर 0.6 फिर 0.55 ऐसा कम होता है वो, ठीक है। तो अगर नहीं दिया है तो 0.7 इंटू 6 करेंगे, ठीक है। 4.2 mm मेरा आ गया थ्रोट थिकनेस। अब निकालूंगा मैं सेंट्रॉइड ऑफ द वेल्ड ग्रुप, है ना, फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द ब्रैकेट प्लेट, यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर से मैं सेंट्रोइडल डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से वेल्डिंग हुआ है ना। इस वाले पोर्शन को मैंने जूम करके लिखा है, मतलब ये वाला जो वेल्डिंग हुआ है ना ऐसा, इसको मैंने नीचे बनाया है साफ साफ ऐसा, ठीक है। ये तो कैसे निकालेंगे, इसके कारण और इसके कारण, है ना। a1x1 बार प्लस a2x2 बार प्लस a3x3 बार अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 विल गिव मी द x बार ऑफ दैट टोटल वेल्ड ग्रुप। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया है वैल्यू, है ना। a1 और a2 तो एक साथ लिख दिया है, a1 200 इंटू 4.2, a2 भी 200 इंटू 4.2, है ना, इंटू एक्स बार। क्या होगा इसका बीच में, इस लेफ्ट हैंड से 200/2 दैट विल बी 100, यहाँ पे आ गया। a1x1 बार प्लस a2x2 बार दोनों हो गया, इसलिए 2 टाइम्स कर दिया है, प्लस ये वर्टिकल वाले के कारण जो आ रहा होगा, ये क्या होगा, इसका विड्थ है 4.2, डेप्थ है 200, और यही तो ओरिजिन है, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया फाइनली a1x1 बार प्लस a2x2 बार प्लस a3x3 बार, ठीक है, अपॉन a1 a2 प्लस a3, ठीक है, a1 प्लस a2 प्लस a3, ठीक है। तो कितना आ गया, x बार इक्वल्स टू 66.66 mm, ठीक है। कुछ नहीं, बेसिक सेंट्रॉइड निकाला है हमने, माउस पे बहुत बार निकाला होगा आपने, ठीक है। चलो, तो ये आ गया हम लोग का 66.66 mm फ्रॉम द लेफ्ट एज से आ गया, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में क्लियर होगा, इस डायग्राम को नोट कर लेंगे पहले पॉज करके, ठीक। तो ये जो ओ पॉइंट दिख रहा है हम लोग का, सेकेंड में इसको अच्छे से, ये वाला पॉइंट, ये हम लोग का सेंट्रॉइड निकला, ठीक है। स्टेप 2, अब हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ठीक है, पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम एक बार इस एक्स एक्सिस के अराउंड निकालेंगे इस टोटल सेंट्रॉइड ग्रुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक बार हम इस वाई एक्सिस के अराउंड निकालेंगे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये खींचा हुआ है हैश्ड लाइन जो है वो वाई एक्सिस है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, ठीक है। पहले एक्स एक्सिस के अराउंड निकालते हैं टोटल वेल्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई एक्स एक्स, ठीक है। तो 4.2 इंटू 200 क्यूब बाय 12, ये मेरा क्या है, 4.2 इंटू 200 क्यूब बाय 12, ये मेरे वर्टिकल वेल्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। 4.2 उसका बी है, और डेप्थ है 200/12, बी डी क्यूब बाय 12 होता है ना रेक्टेंगल का, ठीक है। तो बी डी क्यूब बाय 12 वर्टिकल का। अब मेरे हॉरिजॉन्टल वेल्ड का, तो इसको दो हॉरिजॉन्टल वेल्ड है तो 2 टाइम्स लिया मैंने, 200 इंटू 4.2 क्यूब बाय 12, लेकिन वो कहाँ था, वो अपने एक्सिस के अराउंड था, उसका एक्सिस 100 mm नीचे है, तो उसको हमने शिफ्ट किया पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के, क्या, आई सी जी प्लस ए आर स्क्वायर, ए क्या है 4.2 इंटू 200, आर क्या है 100, तो इसको टोटल हमने क्या किया 4.2 इंटू 200 इंटू 100 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से मेरा टोटल निकल गया आई एक्स एक्स आया 1960.2 इंटू 10⁴। एक बार और बता दे रहा हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे कैसे लगा, ऊपर वेल्ड वाले डायग्राम पे इसका हमने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड, बी 200 इंटू 4.2 क्यूब बाय 12, ऐसा 200 4.2, है ना, इस एक्सिस के अराउंड निकाला। लेकिन हमको क्या चाहिए था, इस एक्सिस से, तो ये दोनों एक्सिस का डिस्टेंस कितना था 100, तो 100 mm इसको शिफ्ट करने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया, क्या, आई सी जी जो हमने कैलकुलेट किया, दैट इज़ 4.2 इंटू 200 क्यूब बाय 12, है ना, प्लस ए आर स्क्वायर, ए हो गया 200 इंटू 4.2, आर हो गया 100 m का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया हम लोग का टोटल, इस वाले का भी, तो टोटल आ गया 1960.2 इंटू 10⁴ mm⁴, ठीक है। सिमिलरली आई वाई वाई हम कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली आई वाई वाई, तो आई वाई वाई ऐसा आएगा, एक बार देख लेते हैं, ये वाले एक्सिस के अराउंड, है ना। तो इसके कारण जो होगा उसको यहाँ 66.66 mm शिफ्ट करना होगा, ठीक, और जो इसके कारण होगा उसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना होगा, ठीक है। दूसरे कलर से करता हूँ,
यहाँ शिफ्ट करना होगा यहाँ से, है ना। दैट विल बी 100 माइनस 66.66, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैलकुलेशन में। तो पहला है ना 200 इंटू 4.2 क्यूब बाय 12, ठीक है। ये कौन सा वाला है मेरा, ये वर्टिकल वेल्ड के कारण, ठीक है। अब बी मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि मेरा एक्सिस क्या है, ये वाला है वाई वाई एक्सिस, ऐसा है ना, कुछ बना देते हैं इसको। तो ये मेरा वाई वाई एक्सिस है, वाई वाई, ठीक। तो बी क्या हो गया, ये हो गया बी। डेप्थ क्या हो गया इसका, जो थिकनेस रहा होगा, दैट विल बी 4.2 थिकनेस, है ना। बी डी क्यूब बाय 12 प्लस इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहाँ ये निकला किसके अराउंड, इस एक्सिस के अराउंड मेरे को शिफ्ट करना है यहाँ पे 66.66 दूर। तो ए आर स्क्वायर, ए इंटू आर स्क्वायर, ये हो गया मेरा वर्टिकल वेल्ड के लिए। अब मेरे हॉरिजॉन्टल वेल्ड के लिए, तो हॉरिजॉन्टल वेल्ड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा बी डी क्यूब बाय 12, यहाँ बी इस बार क्या होगा 4.2, डेप्थ क्या होगा ये 200, ठीक है। तो बी डी क्यूब बाय 12 निकल गया मेरा क्या इसका, ठीक है। लेकिन वो क्या होगा, इसके सेंट्रोइडल एक्सिस से निकला, उसको हमको यहाँ से यहाँ रेड वाले एक्सिस तक शिफ्ट करना है। दैट विल बी 100 माइनस 66, है ना। तो 4.2 इंटू 200 इंटू 100 माइनस 66.66 का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर मतलब। दैट विल गिव मी क्या, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दोनों का टोटल हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 1120.12 इंटू 10⁴ mm⁴ आएगा आई वाई वाई। दोनों को ऐड करेंगे आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई को, तो 3080.38 इंटू 10⁴ आएगा mm⁴ आई पी, ठीक है। दैट विल बी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होगा क्या मेरा, सबसे ज़्यादा रेडियस या फिर डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ वेल्ड फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द वेल्ड ग्रुप, ठीक है। ये यहाँ से ये वाला, ये आर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत इजी है, एक्सट्रीम पॉइंट का हमको पता है लोकेशन, हमको ये वाला डिस्टेंस पता है, हमको ये वाला डिस्टेंस पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, या फिर कैसे बोला जाए, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे, है ना, डायरेक्ट। तो 100 स्क्वायर ये वाला और 200 माइनस 66.66 ये वाला का होल स्क्वायर विल गिव मी द distance of extreme point of weld from the centroid of the weld group, that will be 166.672 mm, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टेप 3, है ना। हमको अब कैलकुलेट करना है F1 F2, है ना। Q1 Q2 ही है, इसको F1 F2 से डिनोट कर दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो Q1 Q2, तो Q1 के लिए मैंने क्या बताया था, जो लोड आ रहा है डिवाइडेड बाय इफेक्टिव वेल्ड एरिया, है ना। इफेक्टिव वेल्ड एरिया, है ना, टोटल इफेक्टिव वेल्ड एरिया बोलना चाहिए यहाँ पे इफेक्टिव वेल्ड एरिया आएगा। तो डेट विल बी P1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 200 प्लस 200 इंटू 4.2, है ना। शॉर्ट थिकनेस 4.2 मतलब 200 प्लस 200 प्लस 200 इंटू इसका थ्रोट थिकनेस विल गिव मी द इफेक्टिव वेल्ड एरिया, है ना। वही किया है यहाँ पे, उससे डिवाइड कर दिया। तो हमें को क्या मिल गया, F1 मिल गया किसके फॉर्म में, P के फॉर्म में, है ना। इसको मैंने P1 इसलिए लिखा है क्योंकि P मेरा फैक्टर्ड लोड नहीं है, P1 मैंने फैक्टर्ड लोड के फॉर्म में लिया हुआ है, ठीक है। तो F1 मिल गया मेरे को P1 के फॉर्म में, हम P के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाद में उसको चेंज कर सकते हैं, तो ठीक है, इसको लिख सकते हैं P के फॉर्म में भी। तो F1 आया 0.00396 टाइम्स ऑफ P1, क्वेश्चन 1 लिख सकते हैं इसको। अब F2 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। F2 के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा, PE नॉट अपॉन IP इंटू RN मतलब एक्सट्रीम, वो जो हमने निकाला 166.66, ठीक है। E नॉट क्या होगा मेरा, E नॉट एसेंट्रिसिटी होगा, E नॉट एसेंट्रिसिटी क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस, एसेंट्रिसिटी मतलब ये वाला सेंट्रॉइड से मेरा टोटल डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, 200 माइनस 66.66 और ये प्लस 75, ये मेरे को देगा E नॉट, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना था 66.66, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा 200 माइनस 66.66, ठीक है। ठीक, तो मेरा E नॉट कहाँ गया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया P1 इंटू E नॉट इंटू RN अपॉन IP, यहाँ पे मिला F2। अब मेरे को थीटा कैलकुलेट करना है, जहाँ से मैं कॉस थीटा डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ, ऊपर में दिया हुआ है ना, ये वाला कॉस थीटा मेरे को कैलकुलेट करना है। तो ये आ जाएगा 200 माइनस 66
166 अपॉन 166.672, ये अप्रॉक्सीमेटली 0.8 के अराउंड आएगा कॉस थीटा। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे क्यू रिजल्टेंट में, दैट विल बी f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू डाल के, तो आपको क्यू रिजल्टेंट की वैल्यू p1 के फॉर्म में आएगी 1.4642 इंटू 10⁻³ जो कि हमेशा लेस देन या इक्वल टू होनी चाहिए FWD के, और FWD क्या है, FU अपॉन √3 गामा MW, ठीक है। FU 410, गामा MW 1.25। तो हम इससे इक्वेट करेंगे तो हमको P1 की वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप में देखो हमने इसे इक्वेट कर दिया तो हमको यहाँ पर से P1 की वैल्यू मिल गई। दैट मीन्स एक साइड गसेट प्लेट में P1 लोड जो वो ले जा सकता है वो है 129.3 किलोन्यूटन, है ना। तो टोटल ब्रैकेट कनेक्शन इसका 2 टाइम्स कैरी कर सकता है, ठीक है। तो टोटल P जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ P1 होगा, पर ये फैक्टर्ड नहीं है, है ना। आप इसको भी यहाँ पे आंसर मार सकते हैं, और अगर आप फैक्टर्ड लोड निकालना चाह रहे हैं तो इसको P1 को डिवाइड बाय 1.5 फैक्टर कर लो, तो P की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, तो उसका फैक्टर्ड लोड जो कि वो कैरी कर सकता है ना, मतलब सॉरी परमिसिबल जो कैरी कर सकता है वो आएगा 172.40 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे आंसर आ चुका था P1 इज इक्वल टू, जहाँ पे आया था यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन का आंसर था वो आ चुका था। हम डायरेक्ट P इज इक्वल टू 2.2 टाइम्स ऑफ P1 लिख सकते थे, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे हो गया टाइप 1 का सॉल्व, इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम टाइप 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। टाइप 2 ठीक, ब्रैकेट टाइप कनेक्शन टाइप 2, है ना। 2 टाइप का वेल्ड हो सकता है इसमें, एक तो फिलेट वेल्ड या सेकंड हो सकता है ग्रूव वेल्ड या बट वेल्ड, ठीक है। ठीक है, तो ब्रैकेट टाइप 2 हम फिलेट वेल्ड के लिए देखेंगे, है ना। तो टाइप 2 में क्या होता है, जो लोड और मोमेंट जो एक्ट कर रहा होता है वेल्ड ग्रुप या बोल्ट ग्रुप में, वो सेम प्लेन में लाइन नहीं करता है ना। तो ये सामने की तरफ से ऐसा टाइप का दिखता है, एक से कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका साइड व्यू देखूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, और उसको अगर मैं फ्रंट व्यू देखूंगा तो ऐसा, है ना। यहाँ पे कहीं पे P लोड आगे निकल के एक्ट कर रहा है, ये वाला, है ना। और ये साइड पे वेल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो फिलेट वेल्ड में दोनों साइड से हम वेल्ड करते हैं, ठीक है। T सेक्शन या फिर मैं 2 एंगल सेक्शन यूज़ कर सकता हूँ, उसको वेल्ड कर दूंगा यहाँ पे, है ना। या तो मैं यहाँ पे गजेट प्लेट को डायरेक्ट ग्रूव कर सकता हूँ अंदर पे, या फिर एक T सेक्शन यूज़ करके उसको दोनों साइड में, मतलब एक T सेक्शन को यूज़ करके ऐसे लगा के उसको वेल्ड कर सकता हूँ, है ना, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टाइप 1, है ना। ये एसेंट्रिसिटी हो जाएगा यहाँ से ये वाला डायरेक्ट E, ठीक। P लोड लगेगा, ये क्या हो जाएगा डेप्थ ऑफ द वेल्ड, है ना। और TT हो जाएगा थ्रॉट थिकनेस ऑफ द वेल्ड। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं देखते हैं, ठीक है। तो जो मोमेंट होगा एक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू P इंटू E। इसमें भी 2 प्रकार का स्ट्रेस आएगा, एक डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा और एक इस मोमेंट के कारण आएगा, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू मोमेंट, ठीक है। तो जो वर्टिकल डायरेक्ट स्ट्रेस होगा वो टोटल वही फॉर्मूला होगा जो पहले था, टोटल लोड P अपॉन इफेक्टिव एरिया ऑफ द वेल्ड, है ना। तो ये देखो, जो पहला स्ट्रेस जो था Q1CAL जिसको बोला हुआ है इसने, P अपॉन 2 टाइम्स ऑफ D इंटू TT, है ना। 2 टाइम्स ऑफ D इंटू TT क्या है, इफेक्टिव वेल्ड एरिया, है ना, ठीक है। डेप्थ ऑफ द वेल्ड, ठीक है। थ्रोट थिकनेस और 2 टाइम्स इसलिए क्योंकि दोनों साइड से वेल्ड किया है, ऐसे करके था ना, ऊपर डायग्राम में देखे थे हम लोग, यहाँ पे भी वेल्ड किया हुआ था और यहाँ पे भी वेल्ड किया हुआ था, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा Q1, ठीक है। ये दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ द ब्रैकेट D है और TT इज़ द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ द वेल्ड, दैट विल बी इक्वल टू KS, जैसे अभी बताया था, ठीक है। अब सेकेंड स्ट्रेस जो आएगा, मैंने कहा था बेंडिंग स्ट्रेस, है ना। बेंडिंग स्ट्रेस के लिए आइलर का फॉर्मूला पढ़े थे ना, है ना। सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू M बाय आई, वाई को उधर भेज दो और I बाय वाई क्या हो जाता था, M बाय Z, ठीक है। ऐसा कुछ था ना, इसको लिख देते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे लिखते हैं, सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू M बाय आई, सिग्मा इज इक्वल टू M Y बाय आई। I बाय वाई क्या होता था, सेक्शन मॉडुलस, उसको चेंज करोगे तो क्या हो जाता है, सिग्मा इज इक्वल टू M बाय Z, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे में, है ना, सिग्मा इज इक्वल टू M बाय Z,
ठीक। तो m क्या है, p इंटू ई, तो p इंटू ई है ना, और z क्या हो गया, बी डी क्यूब बाय 12 अपॉन डी बाय 2 हम लेते थे रेक्टेंगुलर के लिए, ठीक है ना। तो वो हो गया मेरा z, तो उसी को बस यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे p इंटू ई है ना, d बाय 2 मेरा y है ना, और t इंटू डी क्यूब बाय 12 मेरा क्या है, i है ना। और मैं 2 टाइम्स इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मेरा 2 साइड से वेल्ड हुआ है, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक। तो ये यहाँ से मेरा कैलकुलेट हो जाएगा Q2 का ये फॉर्मूला है, ठीक, किसके लिए, फिलेट वेल्ड के लिए, ठीक। अब कंबाइंड स्ट्रेस मेरे को कैलकुलेट करना है, तो कंबाइंड स्ट्रेस कैलकुलेट होगा क्या, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर, और ये भी FWD से कम होना चाहिए। FWD की वैल्यू क्या है, FU अपॉन √3 गामा MW। तो ये क्या हो गया, अगर मैं फिलेट वेल्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा ब्रैकेट टाइप 2 का कैसे बनेगा सॉल्यूशन, ठीक है, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर, ठीक है। अब मेरा, अगर मैं उसकी जगह में ग्रूव वेल्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, या बट वेल्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो एक सिंगल ग्रूव बस बनेगा, उस पर मेरा गजेट प्लेट लग जाएगा इस प्रकार से जो डायग्राम में दिख रहा है, वैसे ही बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। तो डिफरेंस बस इतना आएगा कि उसमें ऐसे साइड पे वेल्ड हुआ था, 2 वेल्ड ग्रुप थे, इसमें केवल एक डायरेक्ट बट वेल्ड या ग्रूव वेल्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ट्रू थिकनेस निकालने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी डेप्थ ऑफ द फ्लेंज होगा उसकी उतना ही हम लोग डेप्थ ग्रूव करेंगे, तो वो डायरेक्ट टी की वैल्यू निकल जाएगी वहाँ से। तो ऐसा कुछ कैलकुलेशन होगा। तो Q1 तो सेम होगा P अपॉन डी इंटू टी, है ना, क्योंकि एक सिंगल ही वेल्ड था तो एक ही टाइम्स ऑफ डी इंटू टी हुआ, उधर 2 टाइम्स ऑफ डी इंटू टी ही था, ठीक है। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस टी ही है, ठीक है। और FCAL या फिर Q2 बोलूँ जिसको मैं, ये भी सेम है, क्या, M बाय Z ही है ये, है ना। M क्या है, PE लिखा हुआ है, और Z को I बाय Y लिखा है। Y क्या है, D बाय 2, डेप्थ ऑफ द प्लेट बाय 2, है ना। सेंट्रॉइड से एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस को हम लोग लेते थे, है ना, Y, ठीक। और ये क्या है, BD क्यूब बाय 12 ही है ये, है ना। B क्या है, ये अगर मेरा वेल्ड है ऐसा तो ये B हो गया और ये D हो गया, है ना। मैं इस एक्सिस के अराउंड निकाल रहा हूँ क्योंकि बेंडिंग एक्सिस जो है, ठीक है, ठीक। तो ये हो जाएगा Q2। तो इसमें इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कैसे निकालेंगे, जो F1 निकला था उसको 3 टाइम्स ले लेते हैं, ठीक है, और F2 का स्क्वायर, है ना। तो F2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ F1 का स्क्वायर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं F कैलकुलेटेड का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ Q कैलकुलेटेड का स्क्वायर, है ना, जैसा हमने यहाँ पे नोटेशन दिया है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो ये वाला, ठीक है। तो यही डिफरेंस है बस दोनों में, किसमें, पहला वाला जो हम देखे थे फिलेट वेल्ड में देखे थे, सेकंड वाला ग्रूव वेल्ड या बट वेल्ड में देखे हैं, ठीक है, बस, है ना। ये भी क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए FWD से, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। ये क्या इस प्रोविज़न में नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, 1984 का है, ज़्यादा काम नहीं आएगा, जो SSC के लिए पढ़ रहे होंगे उनके काम आएगा, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं इसके ऊपर। तो ये हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रैकेट टाइप कनेक्शन टाइप 2 है ना, वेल्डेड के लिए, तो क्या किया है, एक 100 mm का एसेंट्रिसिटी के साथ 140 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है और 10 mm थिकनेस का गजेट प्लेट लगाया हुआ है, कनेक्ट किया है ISHB 300 से, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को डिज़ाइन करना है क्या, वेल्डेड सेक्शन, ठीक है। तो इन द अबव प्रॉब्लम द जॉइंट कैन बी डिज़ाइंड एज ग्रूव वेल्ड और एज फिलेट वेल्ड। तो हम दोनों टाइप से डिज़ाइन करके देखेंगे, ठीक है। ये एनालिसिस वाला नहीं है, डिज़ाइन वाला है। इसका अपोजिट अगर दिया रहता तो क्या करते हैं हम लोग को ये जो 140 किलो न्यूटन है उसको P के फॉर्म में दे देता और ये सब डायमेंशन दिया रहता, तो हम अपोजिट कैलकुलेशन में जाते, जैसे पहले वाले सब में किए थे, इसमें डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, या तो हम इसमें ग्रूव वेल्ड डिज़ाइन कर सकते हैं या तो हम लोग फिलेट वेल्ड डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों देख लेते हैं इसमें, लेट्स बिगिन। तो पहले हम क्या करेंगे, फिलेट वेल्ड डिज़ाइन करेंगे। तो कितना mm का गजेट प्लेट दिया हुआ था, 10 mm दिया हुआ था, तो मिनिमम कितना रहता है 0 to 10 mm के लिए, तो 3 mm का मिनिमम साइज़ हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। 10 से 20 के लिए 5 mm का मिनिमम यूज़ करते हैं, 10 से 20 के लिए, है ना। 20 से 32 के लिए 6 mm का, और 32 से 50 के लिए 8 mm या 10 mm फर्स्ट कोट और सेकंड कोट के लिए, है ना। लास्ट सेमेस्टर पढ़े रहे होगे कनेक्शन में, ठीक है। तो हम लोग मिनिमम 3 mm देते हैं, हम लोग यहाँ पे 6 mm का वेल्ड फिलेट वेल्ड दे के ट्राई करते हैं, ठीक है। 6 mm का देंगे तो थ्रोट थिकनेस कितना आ जाएगा, 0.7 × 6 4.2 mm, ठीक। अब कैलकुलेशन डायरेक्ट Q1 और Q2 का,
ठीक है। पहले हम लोग एज्यूम करेंगे क्या डेप्थ, तो जैसे हम लोग वहाँ पे बोल्टेड कनेक्शन निकालते थे, उसमें नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने के लिए हम लोग करते थे, वैसे यहाँ पे हम लोग डेप्थ ऑफ ब्रैकेट प्लेट निकालते हैं √6m अपॉन 2 टाइम्स ऑफ टी FD1। FD1 वही FD जो था FU अपॉन √3 गामा MW, ठीक है। टी थ्रोट थिकनेस 2 टाइम्स इसलिए लिया है क्योंकि हम फिलेट वेल्ड लेके चल रहे हैं, ठीक है। 6m, m क्या है सेंट्रिसिटी, P इंटू ई नॉट, तो यहाँ से हम लोग को D है ना, डेप्थ ऑफ ब्रैकेट प्लेट कुछ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 189.37 आया। लेटेस्ट प्रोवाइड 229.799 mm आया है ना। लेटेस्ट प्रोवाइड 250, ठीक है, 250 mm का गॉसिप प्लेट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, उसको एक बार रीड कर लेंगे। जो FD जो निकला है वो 189.37 निकला है यहाँ पे, ठीक है। क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को कई बार कैलकुलेशन में हम लोग 80% रिड्यूस करते हैं, ये ऊपर में जो दिया हुआ है ना, फॉर द सेफ डिज़ाइन, ठीक है। इससे क्या है, ये डेप्थ और ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो हमको डी पता चल गया, हमको पता चल गया कितने डेप्थ तक हम लोग को वेल्ड करना है, ठीक है। 250 mm डेप्थ तक वेल्ड करना है ना। तो डेप्थ ऑफ द वेल्ड पता चल गया, साइज़ ऑफ द वेल्ड 4.2 थ्रोट थिकनेस है, हमको पता है। तो हम निकाल सकते हैं Q1 Q2। तो चलो निकालते हैं। Q1 क्या था, जितना फोर्स आ रहा है डिवाइडेड बाय इफेक्टिव वेल्ड एरिया है ना, 4.2 इंटू 250, इसका 2 टाइम्स। फिलेट वेल्ड है तो 66.66 न्यूटन पर mm² आ गया Q1। Q2 बताया था क्या, my/i या फिर m/z है ना, तो p इंटू D/2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ BD³/12, वेयर b क्या है, ऐसा अगर वेल्ड है मेरा तो ये TTB हो गया, ये D³ अपॉन 12, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्ट इसका 2 टाइम्स ले लिया, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, फिलेट वेल्ड दे रहे हैं ना, कुछ ऐसा। यहाँ मेरा गजेट प्लेट लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने फिलेट वेल्ड दिया है 250 का डेप्थ का, यहाँ पे भी फिलेट वेल्ड दिया है 250 डेप्थ का, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे मेरा क्या निकल गया, Q2 निकल जाएगा, PE इंटू D/2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ TT D³/12 है ना। तो PE 2 टाइम्स ऑफ TT D²/6 या फिर 3PE/TD² है ना। सिंप्लीफाई करोगे लास्ट में तो कुछ ऐसा आता है, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे मैंने बताया हुआ है डायग्राम में, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ठीक, यहाँ पर से मैंने एक्स सेक्शन काटा तो कुछ ऐसा दिखेगा सामने से, ठीक। तो यहाँ पे मेरा Q2 निकलेगा क्या, 160 न्यूटन पर mm²। तो Q1 Q2 पता चल गया, तो Q या फिर कंबाइंड स्ट्रेस जो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, FE इज इक्वल टू Q1² प्लस Q2² है ना। 90 डिग्री का वेल्ड रहता है क्योंकि इसमें, तो कॉस्ट थीटा 0 हो जाता है, Q1 Q2 कॉस्ट थीटा नहीं जाएगा, इसलिए डायरेक्ट निकल गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी, आप वैल्यू पुट करेंगे तो 173.3 थी, और ये लेस देन होना चाहिए क्या, FWD1 से, मतलब 189.37 से, जो कि है ना। 189.37 हम कैलकुलेट किए थे, FU/√3 गामा MW की वैल्यू, तो ये सेफ़ है, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो फिलेट वेल्ड 250 mm डेप्थ का प्रोवाइड कर सकते हैं, कितना, विथ 4.2 थ्रोट थिकनेस या साइज इक्वल टू 6 mm, ठीक है। अब जो क्वेश्चन दिया था उसमें हम ग्रूव वेल्ड भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे खत्म हो जाता है अगर वो फिलेट वेल्ड सॉल्व करने के लिए बोला है तो। पर हम इसको बट वेल्ड अगर प्रोवाइड, बट या ग्रूव वेल्ड हम प्रोवाइड करते तो क्या आता वो देखते हैं। सेकेंड, ग्रूव वेल्ड, ठीक है। तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या होता है ग्रूव वेल्ड में, जो थिनर प्लेट का थिकनेस होता है ना, जहाँ जिसमें हम ग्रूव बना रहे थे वो हो जाता है, ठीक है। तो गज प्लेट 10 mm का यूज़ किया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग का TE की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे 10 mm आ जाएगी, ठीक है। डेप्थ ऑफ द प्लेट के लिए वहाँ पे फॉर्मूला क्या था, 6√6m/2 टाइम्स ऑफ T इंटू FW है ना। यहाँ पे √6m/T इंटू FB है ना। वहाँ FW इसलिए यूज़ किया था क्योंकि इसमें C आ रहा था, ठीक है। ये FY/Γ m0 होता है, यहाँ पे FB यूज़ होता है, ठीक है। 2 टाइम्स क्यों नहीं लिए, क्योंकि सिंगल होता है ग्रूव वेल्ड में, भी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक। तो FB हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, 250/1.1 दैट विल बी इक्वल टू 227.27 मेगापास्कल या न्यूटन पर mm², ठीक है। T की वैल्यू दी हुई है कितना, 10 mm, M की वैल्यू P इंटू ई नॉट दैट विल बी इक्वल टू 100 mm है ना, ई नॉट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। तो यहाँ से हम लोग को डेप्थ निकल जाएगा कितना, 192.25 mm, ठीक है। लेट अस प्रोवाइड 200 mm, ठीक है। 200 mm का डेप्थ प्रोवाइड करते हैं हम लोग प्लेट का।
तो अब निकालते हैं Q1 Q2। तो सेम Q1 कैसे निकलेगा, जितना भी फोर्स आ रहा है डिवाइडेड बाय इफेक्टिव फेल्ड एरिया, है ना। तो हमने 210 mm का प्रोवाइड कर रहे हैं शायद यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन में 210 लिया हुआ है, ठीक है। तो 140 × 10⁻³ आ गया आपका P/10 है उसका थ्रोट थिकनेस, या सॉरी इफेक्टिव थिकनेस ऑफ वेल्ड, 210 उसका डेप्थ है, ठीक है। 200 लेते हैं तो 200 के हिसाब से यहाँ कुछ वैल्यू चेंज होता है तो उसको देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से निकल गया Q1। सिमिलरली हम Q2 निकालेंगे Pe/ वही m/z ही है ना। Pe/ मतलब Pe दैट इज m, और z क्या हो गया I/y दैट इज t इंटू LW3/6। LW क्या है, d, है ना। जितना डेप्थ है वहाँ तक का ही तो वेल्डिंग कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या निकल जाएगा Q2, ठीक। Q2 क्या निकलेगा, वैल्यू डालिए यहाँ पे, 6 ऊपर आ गया क्रॉस होकर, तो 6 × 140 × 10⁻³ है ना। ई वैल्यू है 100 mm, तो 100/10 × 210 का स्क्वायर, ठीक है। तो यह है 190.47। अब हमको निकालना है इक्विवेलेंट स्ट्रेस। इक्विवेलेंट स्ट्रेस मैंने बताया था, जो F1 का जो स्क्वायर रहता है उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, या Q1 का जो स्क्वायर रहता है उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और Q2 का स्क्वायर से ऐड करते हैं, ठीक है, रूट ओवर। तो Fe is equals to root over Q2 square plus 3 times of Q1 square for groove or butt weld, that will be equal to 190.47 का square plus 3 times of 66.67 का square, that will be equal to 222.74। that should be less than or equal to क्या, FB क्या था, Fy/ गामा m नॉट, ठीक है, गामा नॉट, ठीक है, या गामा m नॉट जो भी है। तो ये क्या आ गया था, 227.27 से कम है, हाँ है, तो ये भी सेफ है, ठीक है। तो हम इसको दो प्रकार से डिज़ाइन कर पाए, कैसे, या तो हम 210 mm डेप्थ का क्या दे सकते थे, ग्रूव वेल्ड दे सकते हैं विथ इफेक्टिव थिकनेस Te = 10 mm, या फिर हम दे सकते हैं क्या, फिलेट वेल्ड ऑफ 250 mm डेप्थ, फिलेट वेल्ड ऑफ 250 mm डेप्थ विथ साइज ऑफ वेल्ड 6 mm, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा आपका वेल्डेड ब्रैकेट टाइप 2 कनेक्शन। टाइप 1 टाइप 2 के और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो डाउट होगा मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।